हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 6 गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन मलेशिया? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें मलेशिया के पार्टी सिस्टम के फीचर्स बताने हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, उनका रोल गवर्नेंस में क्या है और मलेशिया का पार्टी सिस्टम दूसरे एशियन देशों से कैसे अलग है। हमें कोalition पॉलिटिक्स, एथनिक बेस्ड पार्टीज और बरिसन रीजनल की डोमिनेंस को हाईलाइट करना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। पार्टी सिस्टम का मतलब है एक देश में पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेक्शन और उनकी कंपटीशन का पैटर्न। मलेशिया का पार्टी सिस्टम अपने एथनिक डाइवर्सिटी और कोalition पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है। 1957 की इंडिपेंडेंस के बाद से बरिसन रीजनल नाम की कोalition ने पॉलिटिक्स पे कब्जा बनाया रखा। इस सिस्टम में अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग पार्टीज बनी और उन्होंने मिलकर सरकार चलाई। मेन बॉडी 1, एथनिक बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। मलेशिया का सबसे बड़ा फीचर है कि ज्यादातर पार्टीज एथनिक बेस पर बनी हुई है। UMNO, यूनाइटेड मलेज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मेनली मले मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। MCA चाइनीज कम्युनिटी के लिए और माइक इंडियन माइनॉरिटी के लिए काम करती है। ये एथनिक रिप्रेजेंटेशन देने का एक तरीका था, लेकिन इसने कम्युनल पॉलिटिक्स को भी स्ट्रांग बनाया। एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंस के वक्त UMNO, MCA और MIC मिलकर अलायंस पार्टी बनाई थी, जो बाद में BN बनी। 2. कोalition पॉलिटिक्स और BN का डोमिनेंस। मलेशिया एक डोमिनेंट पार्टी सिस्टम रहा है जहां BN ने 1957 से 2018 तक रूल किया। BN एक कोalition था जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को साथ लेकर चलती थी। इस डोमिनेंस ने स्टेबिलिटी दी, लेकिन ऑपोजिशन के लिए जगह बहुत कम थी। ऑपोजिशन पार्टीज जैसे DAP, PAS और बाद में पक्तन हरापन PH ने BN को चैलेंज किया। केस स्टडी। 2018 में पक्तन हरापन ने BN को पहली बार हरा दिया। ये मलेशिया के पार्टी सिस्टम के डायनामिक्स में एक हिस्टोरिक चेंज था। 3. रिलीजन और आइडियोलॉजी का रोल। मलेशिया की पार्टी पॉलिटिक्स में रिलीजन का भी बहुत बड़ा रोल है। PAS इस्लामिक पॉलिसीज और शरिया लॉ को प्रमोट करती है। दूसरी तरफ DAP सेकुलरिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट करती है। ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मॉडर्नाइजेशन और रिलीजियस पॉलिटिक्स के बीच का बैलेंस दिखाता है। 4. इलेक्टोरल सिस्टम और कंपटीशन। मलेशिया में फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है जो बड़े कोलिशंस जैसे BN को फेवर करता है। छोटी पार्टीज ज्यादातर सर्वाइवल के लिए बड़े अलायंसेस में ज्वाइन होती है। 2008 और 2013 के इलेक्शंस में ऑपोजिशन ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई और सिस्टम ज्यादा कंपेटिटिव हो गया। आज के टाइम में मले यूनिटी भी फ्रैगमेंट हो गई है, UMNO वर्सेस बसाटू वर्सेस PAS, जिससे पार्टी सिस्टम और कॉम्प्लेक्स बन गया है। कंक्लूजन। मलेशिया का पार्टी सिस्टम एथनिक बेस्ड और कोalition पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है। BN ने बहुत टाइम तक डोमिनेंस बनाए रखी, लेकिन अब ऑपोजिशन भी स्ट्रांग हो गई है। रिलीजन और एथनिसिटी पॉलिटिक्स में अभी भी बहुत पावरफुल फैक्टर्स हैं, लेकिन ओवरऑल मलेशिया धीरे धीरे एक ज्यादा कंपेटिटिव और डायनामिक मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 10, हाउ डिड थाईलैंड एस्केप कॉलोनियल रूल? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि 19 to 20 सेंचुरी के दौरान जब पूरे साउथ ईस्ट एशिया के देश यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के अंडर चले गए, तब थाईलैंड, सियाम कैसे अपनी इंडिपेंडेंस बचाने में सक्सेसफुल रहा। हमें रीजन्स बताने हैं जैसे जियोग्राफी, लीडरशिप, डिप्लोमेसी और मॉडर्नाइजेशन। आंसर। इंट्रोडक्शन। 19th सेंचुरी में साउथ ईस्ट एशिया के ZYA कंट्रीज कॉलोनाइज्ड हो गए थे। बर्मा को ब्रिटिश ने, वियतनाम को फ्रेंच ने और फिलीपींस को स्पेन और बाद में अमेरिका ने ले लिया। लेकिन थाईलैंड, जिसका पुराना नाम सियाम था, कभी कॉलोनी नहीं बना। ये एक यूनिक केस है जिसमें लीडरशिप, डिप्लोमेसी और रिफॉर्म्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया।
मेन बॉडी। 1. जियोपॉलिटिकल लोकेशन और बैलेंस ऑफ पावर। थाईलैंड एक बफर जोन के रूप में काम करता था, एक तरफ ब्रिटिश बर्मा और दूसरी तरफ फ्रेंच इंडोचाइना। दोनों कॉलोनियल पावर्स के लिए यह फायदेमंद था कि थाईलैंड न्यूट्रल रहे और दोनों के बीच एक सेफ्टी बेल्ट का काम करे। इसी वजह से थाईलैंड को डायरेक्टली इन्वेड करने की जरूरत नहीं समझी गई। 2. थाई रूलर्स और लीडरशिप का रोल। किंग मोंकट रामा 4 और किंग चुलालोंगकॉन रामा 5 ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किंग मोंकट ने ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए और कुछ वेस्टर्न डिमांड्स मान लिए ताकि वॉर अवॉइड हो। किंग चुलालोंगकॉन ने मॉडर्नाइजेशन शुरू की, स्लेवरी खत्म की, स्कूल्स बनाए, लीगल सिस्टम मॉडर्न बनाया। उनकी स्मार्ट पॉलिसीज ने वेस्ट को यह दिखाया कि थाईलैंड एक सिविलाइज्ड और केपेबल देश है। 3. मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स। थाईलैंड ने अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। रेलवे, टेलीग्राफ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। एजुकेशन और लीगल सिस्टम को वेस्टर्न मॉडल के हिसाब से अपडेट किया। इससे कॉलोनियल पावर्स को ये लगा कि सियाम अपने आप को मैनेज कर सकता है और इसको कॉलोनी बनाने की जरूरत नहीं है। 4. डिप्लोमेसी और कंसेशंस। थाईलैंड ने अपनी सॉवरेंटी बचाने के लिए स्मार्ट डिप्लोमेसी की। लाओस, कंबोडिया और कुछ मले पेनिनसुला के एरियाज को फ्रांस और ब्रिटेन को दे दिया, लेकिन अपना में टेरिटरी बचा लिया। बोरिंग ट्रीटी 1855 जैसे अग्रीमेंट्स ने थाईलैंड को एक सॉवरेन स्टेट के रूप में एक्सेप्ट करवाया। 5. वॉर को अवॉइड करना। थाईलैंड ने हमेशा कॉलोनियल पावर्स के साथ कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड किया। बर्मा और वियतनाम की तरह मिलिट्री फाइट करने की जगह डिप्लोमेसी और रिफॉर्म्स को चूज किया। यह स्ट्रैटेजी उनकी सर्वाइवल के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही। कंक्लूजन। थाईलैंड की इंडिपेंडेंस एक एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उसके किंग्स की स्मार्ट लीडरशिप, रिफॉर्म्स और डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी का रिजल्ट थी। अपने नेबर्स की तरह कॉलोनी बनने के बजाय थाईलैंड ने सैक्रिफाइसेस करके अपना कोर टेरिटरी सेफ रखा। इसी वजह से आज भी थाईलैंड को एकमात्र साउथ ईस्ट एशियन कंट्री माना जाता है जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Briefly describe the party system in North Korea. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें नॉर्थ कोरिया के पार्टी सिस्टम को समझना है। हमें बताना होगा कि रूलिंग पार्टी कैसे डोमिनेंट है, छोटी पार्टीज का क्या रोल है और आइडियोलॉजी कैसे इस सिस्टम को सपोर्ट करती है। फोकस हमें सिस्टम की खासियत, कंट्रोल और यूनिकनेस पे करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पार्टी सिस्टम का मतलब है कि एक देश में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे ऑर्गेनाइज होती है और कैसे काम करती है। नॉर्थ कोरिया में पार्टी सिस्टम एकदम यूनिक है क्योंकि यहाँ एक हाई रूलिंग पार्टी, वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया WPK, सब कुछ कंट्रोल करती है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के जगह नॉर्थ कोरिया एक वन पार्टी सोशलिस्ट सिस्टम फॉलो करता है जो मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और बाद में किम टू सुन की जूश आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। ये सिस्टम पूरी तरह किम डायनेस्टी के अथॉरिटी से जुदा है। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टी सिस्टम। WPK की शुरुआत 1949 में कम्युनिस्ट ग्रुप्स के मर्जर से हुई। किम टू सुन ने पावर कंसोलिडेट करके WPK को स्टेट का मेन ऑर्गन बनाया। कोल्ड वॉर और सोवियत मॉडल ने इस पार्टी सिस्टम को शेप किया। धीरे धीरे ये पार्टी एक ऑथोरिटेरियन टूल बन गई। 2. डोमिनेंस ऑफ द वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया WPK। WPK ही रूलिंग पार्टी है और देश का न्यूक्लियस है। पॉलिटिक्स, मिलिट्री, एजुकेशन और कल्चर सब कुछ WPK के कंट्रोल में है। सेंट्रल कमिटी और पोलिट ब्यूरो मेजर डिसीजंस लेते हैं। किम डायनेस्टी का लीडरशिप कल्ट WPK को स्ट्रांग बनाता है। आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, प्रोपेगेंडा और सर्वेलेंस के जरिए कंट्रोल मेंटेन होता है। 3. रोल ऑफ माइनर पार्टीज इन द यूनाइटेड फ्रंट। नॉर्थ कोरिया में 2 छोटी पार्टीज भी ऑफिशियल तौर पे हैं। कोरियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी KSDP, चोंडोइस्ट चोंगू पार्टी। ये पार्टीज डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द रियूनिफिकेशन ऑफ कोरिया के अंदर काम करती हैं जिसे WPK लीड करता है। ये सिर्फ सिंबॉलिक है, असली पावर WPK के पास ही होती है। 4. आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। जूश और सोनगुन। जूश आइडियोलॉजी, सेल्फ रिलायंस, किम टू सुन ने इंट्रोड्यूस की थी जो WPK की मोनोपोली जस्टिफाई करती है। किम योंग इल ने बाद में सोनगुन, मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी, को एड किया। इस आइडियोलॉजी के जरिए ऑपोजिशन की कोई जगह नहीं बची। 5. कंट्रोल मैकेनिज्म्स ऑफ द पार्टी सिस्टम। इलेक्शंस।
सिर्फ WP के अप्रूव्ड कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, वोटर्स को एक हाई ऑप्शन होता है। मास ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कर्स, वीमेन और यूथ सब स्टेट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में बंधे होते हैं। सर्वेलेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज लोगों को मॉनिटर करती है। प्रोपेगेंडा और इंडोक्ट्रिनेशन, मीडिया और एजुकेशन सिर्फ पार्टी के नैरेटिव को प्रमोट करते हैं। 6. कंपैरिजन विद अदर पार्टी सिस्टम्स। डेमोक्रेसीज के मल्टी पार्टी सिस्टम से बिल्कुल अलग है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कंपैरिजन में भी नॉर्थ कोरिया ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और लीडर फोकस्ड है। ये एक मिक्स है सोशलिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म और डायनास्टिक रूल का। कंक्लूजन, नॉर्थ कोरिया का पार्टी सिस्टम एकदम यूनिक है क्योंकि वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया सब कुछ डोमिनेट करती है और बाकी पार्टी सिर्फ सिंबॉलिक है। यह सिस्टम जूश आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट वन पार्टी कंट्रोल और किम डायनेस्टी के रूल का कॉम्बिनेशन है। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और पूरा फोकस एक ही आइडियोलॉजी और ऑथोरिटेरियन कंट्रोल पे है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. What are the reasons for the spurt of Chinese immigration to Southeast Asia since the mid-19th century? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मिड-19th सेंचुरी के बाद इतनी बड़ी संख्या में चाइनीज लोग साउथ ईस्ट एशिया क्यों माइग्रेट हुए। हमें चीन के अंदर के पुश फैक्टर्स जैसे गरीबी, ओवरपॉपुलेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और साउथ ईस्ट एशिया के पुल फैक्टर्स जैसे कॉलोनियल इकोनॉमी की जॉब्स, ट्रेड और प्लांटेशंस दोनों को समझाना है। साथ हाई कॉलोनियल पावर्स और चाइनीज कम्युनिटीज के रोल का जिक्र भी करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसने 19 और 20 सेंचुरी में साउथ ईस्ट एशिया को डीपली शेप किया। इसमें सबसे बड़ी माइग्रेशन चाइनीज लोगों की थी जो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस गए। मिड-19th सेंचुरी के बाद चाइनीज माइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। यह मेनली दो वजहों से हुआ। एक तरफ चीन के अंदर गरीबी और अफरा तफरी और दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया की बूमिंग कॉलोनियल इकोनॉमी जो मजदूर और ट्रेडर्स को बुलाती थी। मेन बॉडी। 1. पुश फैक्टर्स इन चाइना। गरीबी, ओवरपॉपुलेशन और इंस्टेबिलिटी। मिड-19th सेंचुरी तक चीन में ओवरपॉपुलेशन और लिमिटेड जमीन की वजह से खाना कम पड़ने लगा था। फैमन्स और फ्लड्स ने लोगों की लाइफ और मुश्किल बना दी। किंग डायनेस्टी के डिक्लाइन और ताइपिंग रिबेलियन 1850 to 1864 जैसे अपराइजिंग्स ने पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी को बढ़ाया। गरीब और किसान लोग अपना सर्वाइवल सिक्योर करने के लिए बाहर निकलने लगे। 2. साउथ ईस्ट एशिया के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। कॉलोनियल पावर्स ने प्लांटेशंस, माइंस और ट्रेड को एक्सपेंड किया था। इन सब के लिए चीप और रिलायबल लेबर चाहिए था। मलया के टिन माइंस, रबर प्लांटेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने चाइनीज वर्कर्स को अट्रैक्ट किया। सिर्फ लेबर ही नहीं बल्कि ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स के लिए भी यहाँ काफी स्कोप था। चाइनीज लोग अपने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के लिए जाने जाते थे। 3. कॉलोनियल पावर्स और माइग्रेशन नेटवर्क्स का रोल। ब्रिटिश और डच जैसे कॉलोनियल रूलर्स ने चाइनीज लेबर को एक्टिवली रिक्रूट किया। कूली ट्रेड एक सिस्टम था जिसमें चाइनीज वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाता था। पहले से सेटल चाइनीज कम्युनिटीज ने नए माइग्रेंट्स को सपोर्ट किया, घर, काम और कल्चरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। क्लैन एसोसिएशंस और डायलेक्ट ग्रुप्स ने माइग्रेंट्स को अपनापन का फील दिया। 4. सामाजिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स। बहुत सारे चाइनीज माइग्रेंट्स इनिशियली पैसा कमा के वापस चीन जाना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो परमानेंट सेटल हो गए। कन्फ्यूशन वैल्यूज और हार्डवर्किंग एटीट्यूड की वजह से वो लोकल इकोनॉमीज में क्विकली एडजस्ट हो गए। पहले से बनी हुई डायस्पोरा कम्युनिटीज ने नए लोगों के लिए एक सेफ्टी नेटवर्क क्रिएट किया। 5. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। चाइनीज माइग्रेशन ने साउथ ईस्ट एशिया का डेमोग्राफिक बैलेंस बदल दिया। सिंगापुर और मलया जैसे एरियाज में वो सबसे बड़ा कम्युनिटी बन गए। इकोनॉमिक फील्ड में उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स डोमिनेट किया, जो मॉडर्नाइजेशन के लिए पॉजिटिव था, लेकिन कभी कभी एथनिक टेंशन्स भी क्रिएट हुए। उनके थ्रू साउथ ईस्ट एशिया और चीन के बीच ट्रेड और कल्चरल लिंक्स मजबूत हुए। कंक्लूजन। चाइनीज माइग्रेशन का स्पर्ट मिड-19th सेंचुरी के बाद एक मिक्स ऑफ पुश और पुल फैक्टर्स का रिजल्ट था। चीन की गरीबी और अनरेस्ट ने लोगों को बाहर निकलने पे मजबूर किया और साउथ ईस्ट एशिया की कॉलोनियल इकोनॉमी ने उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी। ये माइग्रेशन ने रीजन की इकोनॉमी, कल्चर और पॉलिटिक्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया। आज भी साउथ ईस्ट एशिया के चाइनीज कम्युनिटीज एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल रोल प्ले करते हैं।
If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 13. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. A. Asian tigers. B. Aung San Suu Kyi. C. ASEAN. D. Shintoism in Japan. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में हमें बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंट फीचर्स और रेलेवेंस बताना होगा। आंसर छोटा और क्लियर होना चाहिए, लेकिन पॉइंट्स कंप्लीट होने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। इस क्वेश्चन का मेन मकसद है कि हम ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में समझाएं। एशियन टाइगर्स, ऑन्ग सैन सू की, एशियन और शिंटोइज्म जापान के अलग अलग डायमेंशंस को दिखाते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रीजनल कोऑपरेशन और कल्चर। हमें कंसाइज और मीनिंगफुल लिखना है। मेन बॉडी। ए. एशियन टाइगर्स। मीनिंग एंड बैकग्राउंड। एशियन टाइगर्स का मतलब है 4 इकोनॉमीज, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान, जो 1960 के बाद रैपिड ग्रोथ दिखाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की वजह से इन्होंने फास्ट जीडीपी ग्रोथ अचीव की। सिग्निफिकेंस, ये कंट्रीज एशिया के डेवलपमेंट का मॉडल बनी और दूसरे डेवलपिंग नेशंस के लिए एग्जाम्पल रही। बी. ऑन्ग सान सू की। इंट्रोडक्शन। ऑन्ग सान सू की म्यांमार की एक फेमस लीडर और नोबेल पीस प्राइज विनर है। रोल, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल की और एनएलडी पार्टी को लेड किया। कंट्रोवर्सी, रोहिंग्या क्राइसिस के वक्त उनकी साइलेंस पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ। सिग्निफिकेंस, फिर भी वो म्यांमार पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल फेस बनी रही। सी. ASEAN। मीनिंग एंड फॉर्मेशन। एशियन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बनाए। ऑब्जेक्टिव्स, रीजनल पीस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट करना इसका मेन एम है। एक्सपेंशन, बाद में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार भी मेंबर बने। इंपॉर्टेंस, एशियन ने ट्रेड, डिप्लोमेसी और पीस बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। डी. शिंटोइज्म इन जापान। मीनिंग, शिंटोइज्म जापान की एक इंडिजिनस रिलीजन है जो कमी, स्पिरिट्स की वर्शिप और रिचुअल्स पर बेस्ड है। की फीचर्स, प्योरिटी, नेचर के साथ हार्मनी, एंसेस्टर वर्शिप और श्राइन्स इसके कोर एलिमेंट्स है। पॉलिटिकल रोल, हिस्ट्री में शिंटोइज्म को जापानीज नेशनलिज्म और एम्परर सिस्टम के साथ जोड़ा गया। प्रेजेंट सिग्निफिकेंस, आज भी शिंटो जापान की कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। कंक्लूजन, ये 4 टॉपिक्स अपने अपने डोमेन में इंपॉर्टेंट है। एशियन टाइगर्स ने इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई, ऑन्ग सैन सू की ने डेमोक्रेसी के स्ट्रगल को रिप्रेजेंट किया, ASEAN ने रीजनल यूनिटी को प्रमोट किया और शिंटोइज्म ने जापान की कल्चरल फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया। शॉर्ट नोट्स लिखते वक्त हमेशा कंसाइज और फोकस्ड रहना चाहिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।